हाय गाइज, वेलकम यू अगेन। आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल अचीवर में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए बहुत सारे बेसिक का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूँ, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। जिस भी बच्चे 11 क्लास लॉकडाउन की प्रॉब्लम में नहीं पढ़ पाए हैं, उसके लिए मैं प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हूँ, जिसमें आप लोग के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, जो आपको 12th में कहीं फंसने ना दे। ऐसे 11 क्लास के ऐसे ही टॉपिक को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से। और मैं आप चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, और चैप्टर के साथ साथ मैं इस प्ले लिस्ट में बेसिक को भी ऐड करता रहूँगा, ताकि आप लोग जो 12th में चले जाएंगे, उसको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। और फिर भी आप दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिए। हम हर एक दिन आपका कमेंट को पढ़ते हैं, उसी पर वीडियो को अपलोड करने का पूरी कोशिश करते हैं, और आपका डाउट भी क्लियर करने के लिए। और गाइज, आपको पता है ना, हमारे पास एक भी रिएक्शन आपको रटवाया नहीं जाता है, या कहीं भी कुछ रटवाया नहीं जाता है। मैं बिल्कुल समझाने पर फोकस करता हूँ। मैं मानता हूँ ऐसा कि रटंत विद्या खटंत नहीं, कहीं लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था। अगर आपको हम रटवाते हैं तो आप भूल जाते हैं, इसीलिए मैं समझाता हूँ और समझाता हूँ बेहतर तरीक़ा से, इसलिए मेरा वीडियो हल्का सा लॉन्ग बन जाता है। आप पेशेंस बनाइए रखिए। अगर आप पेशेंस नहीं बना पाते हैं तो एक दिन आप पेशेंट बन जाइएगा, इसीलिए आप पेशेंस बनाइए रखिए। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है गाइज। अगर आप पढ़ के कुछ करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप आज का कुर्बान करके अपना भविष्य का आप निर्माण कर सकते हैं। तो अपना आज का अपना टाइम इस तरह स्पेंड कीजिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाता हो। चलिए, बकवास नहीं करते हैं। अगर बकवास करने का मन है तो नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बना लूँगा, और स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे को एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, जब एलिमेंट को बुक में पढ़ते हैं, सर ऊपर में क्या लिखा हुआ, नीचे में क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट का क्या हुआ, आज नहीं रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मास नंबर कौन है, एटॉमिक नंबर कौन है। ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ऑफलाइन के बच्चे को। तो हमको भी लगा कि कुछ बच्चे और होंगे जिसको, तो इसको लिए ऑनलाइन मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो बार बार वो निकाल के पढ़ेगा और उसका दिमाग में माइंड मैप बन जाएगा गाइज। तो डोंट वरी, अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो बने रहिए हमारे साथ। डोंट वरी, आपका हर कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। और मैं रटवाता नहीं हूँ, समझाता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो लॉन्ग जाता है, राइट। अगर हम ऐसे आपको डिफिनेशन देता हूँ कि आप आधा वीडियो जाते जाते आप सीख जाते हैं। अगर सीख गए तो वीडियो स्किप कर दीजिए, पूरा देखने का क्या आवश्यकता है। अगर सीख जाते हैं तो स्किप कर दीजिए। मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ताकि आपका डाउट पूरा तरीका से क्लियर हो सके। मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखने का, मास नंबर याद रखने का, वीडियो को देख लीजिए, कहीं भी रटवाया नहीं हूँ। भले वीडियो हल्का सा लॉन्ग बना है, 10 मिनट से अबव बना है, 15 मिनट तक बना है, लेकिन कहीं रटवाया नहीं हूँ। अगर आप उसको 2 बार देख लेते हैं ना, फिर आप ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, कुछ हम डिफिनेशन को आपको बताने वाले हैं। सम डिफिनेशंस को लेके मैं आज आने वाला हूँ गाइज। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे का जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर में पढ़ लिया, 11 12 बहुत पढ़ रहा है फेमस जगह पर, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं पहचान पा रहा है, मास नंबर पता नहीं बेसिक से पढ़ता है कि नहीं। सम डिफिनेशंस को लेके आया हूँ। देखिए, मेरा इंग्लिश हल्का सा कमज़ोर है, अगर वर्ड मीनिंग में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा मांगेंगे, ठीक है। अगर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो ठीक ना, आप सुधार लीजिएगा, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और आप कमेंट भी बोलिएगा कि कहाँ से गलत हो गया। जैसे इंग्लिश में थोड़ा फास्ट लिखते हैं ना, तो मतलब हो जाता है। तो चलिए गाइज, मैं सबसे पहले आप लोग को एटॉमिक नंबर को बताने वाले हैं। आप देखिए, एटॉमिक नंबर पहले हम किसके बारे में बताने वाले हैं आप लोग को, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर गाइज, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। आप इसको मन में बैठा ही लीजिए, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, आप भी लिख सकते हैं, डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइटम।
गाइज इसको आप सिंपल तरीका से याद रख लीजिए, लॉन्ग डिफिनेशन नहीं रखिए, आप भूल जाते हैं बच्चे। क्या होता है 5-10 लाइन का इसको लिखा दिया गया है, ठीक है, पूरा डिटेल में, उतना लंबा लाइन को देख के वो डर जाता है, रूम आता है, कॉपी पलटाता है, बोलता है इतना लंबा हमसे याद होगा नहीं, हिम्मत हार जाता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग के लिए शॉर्ट से शॉर्ट डिफिनेशन लेके आवें, 1-2 लाइन वाला 4 लाइन के अंदर, जिससे आपको मतलब डॉट क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप मतलब याद रखने में आप सक्षम रह सके, डरे नहीं कि यहाँ 5 लाइन 10 लाइन है, ठीक है। तो चलिए, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइटम। गाइज एक आइटम में प्रोटॉन की संख्या कितना है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा 9 या 10 में, कि एक आइटम जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स इसमें जितने ही प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और आइटम न्यूट्रल होता है। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर गाइज, जैसे सोडियम आप देखे होंगे, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, 11 होता है। तो इसमें क्या है, इसका न्यूट्रल करने का मकसद यही है कि इसमें जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। अच्छा, कुछ बच्चे का ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि सर जब हम देखते हैं बुक में कि कोई भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कोई एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जा रहा है, हम आज तक नहीं समझ पाए, 12th पास कर गए, 11 पास कर गए। तो गाइज मैं कहना चाहूँगा कोई भी एलिमेंट जो होता है अपना न्यूट्रल स्टेट में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल में जो आप एलिमेंट देखते हैं ना, वो न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। उससे क्या होता है, और आपको ऑक्टेट रूल पता ही होगा, हर एलिमेंट चाहता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखें, ठीक है। इसके लिए वह रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, कुछ भी करता है। पीरियोडिक टेबल में क्या है यार, फुल आप पीरियोडिक टेबल क्या है, पूरी केमिस्ट्री में जितना भी सारे एलिमेंट आते हैं सब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वह रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। चलिए मैं समझ लेता हूँ, आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया ना, कि किसी भी आइटम में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन पर आपको पता होगा, प्रोटॉन की संख्या होता है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। एक आइटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलरेडी आप लोग सभी जानते ही होंगे, ठीक है। और अगर नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मैं प्रत्येक दिन अपलोड कर रहा हूँ बेसिक वाला, ठीक है, और ऑफलाइन को बच्चे पढ़ा रहे हूँ। अगर आप हजारीबाग के हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग में विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हमारे कोचिंग में आप पढ़ सकते हैं। डोंट वरी, हमारे कोचिंग में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ रट्टाफिकेशन नहीं चलाया जाता है। हम अपना बेहतर से बेहतर तरीका से डेली लाइफ का एग्जाम्पल से समझाते हैं, निमोनिक्स के माध्यम से आपका दिमाग में मैं ठूसता हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलिए नहीं। और अगर आप अच्छा तरीका से समझ जाते हैं ना तो फिर आप किसी भी आंसर दे पाते हैं। ऐसा नहीं रटा दिए यार, आप एक को ही रट के याद नहीं कर पाए तो अगला क्वेश्चन आप कब दे आंसर दे पाओगे। इसीलिए मैं रटवाता नहीं हूँ, भले मैं समझाता हूँ। आधा घंटा का वीडियो भले 45 मिनट तक बने, लेकिन मैं समझाने पर विश्वास करता हूँ और मैं समझाता रहूँगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो पैसेंस बना के आखिरी तक जाएगा, जो नहीं है वो तो स्किप कर सकता है। तो डोंट वरी, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड ए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइटम। एक आइटम में प्रोटॉन की संख्या कितना है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। देखिए, और आपको बता दिए कि यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए, एटॉमिक नंबर 11 कहने का मतलब क्या हुआ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कहने का मतलब यही हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 है। लेकिन गाइज आप लोग सोचते होंगे कि इसमें एक ठो पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है। आप कभी इस तरह से आप देखते होंगे बुक में या फिर कोचिंग में लिखाता होगा सोडियम का 1+। तो गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हैं ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, आप सिखाए थे ट्रिक के माध्यम से, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह से एस को बताए थे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से 2 से 3 से 4 से मैं समझा चुका हूँ पूरे डिटेल से। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा और आप तूफानी वे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। पी कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, 2 से, 2p 3p। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ देखिए 11 है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एस में मैक्सिमम कितना रहता है 2, तो 2 दीजिए, फिर 2, पी में कितना रखने का पावर है गाइस 6, और इस पर इलेक्ट्रॉन भी है तो अब 6 दे दीजिए, कितना हुआ गिन लीजिए, 6 2 8 10। अब इसमें एक बचत 1 दीजिए, इस सब में नहीं इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, राइट, मिटा दीजिए। अब गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा
कि इसमें आप देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन था सोडियम का, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हम कर दिए, इसमें 2 2 4 6 10 और 1 11। गाइज हम आपको बताएं कि कोई भी एलिमेंट जो है अपना वैलेंस शेल मीन्स अपना अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आप ये जो देखते हैं ना, ठीक है, न्यूमेरिकल जो आपका ये जो होता है, ठीक है ना, ये आपका सेल नंबर को डिनोट करता है, ठीक। और जो आपका ये वाला है, ठीक है, ये जो आपका है सेल को डिनोट करता है, और ये जो आपका SPDF, ठीक है, लेटर, वो आपका सब सेल को डिनोट करता है, ठीक है, सब सेल। और आपको ये भी बता चुका था कि सेल से N से डिनोट करते हैं और इसको सब सेल को L से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको कहते हैं एजुमेथल क्वांटम नंबर। मैं बता चुका हूँ, इसको डिटेल में पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल वो सबको क्लियर है। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स हमारे से विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर हमारे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हजारीबाग में आप पढ़ सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 हम आपको बताएं कि कोई भी एलिमेंट सिखाए थे, जैसे सोडियम है, ठीक है, इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। सोडियम रख दिए और चारों ओर आपको ये बताए थे कि किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको हम बोहर रूल से डिनोट करते हैं। उसमें 2n² फार्मूला से निकाल सकते हैं कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो इसको ये भी बताए थे, फर्स्ट सेल को n बराबर 1 से डिनोट करते हैं, सेकंड सेल को n बराबर 2 से डिनोट करते हैं, जहाँ जो ये सेल नंबर है, ठीक है, जहाँ आपका जो ये क्वांटिंग है सेल नंबर है, और फर्स्ट सेल को K कहते हैं, सेकंड सेल को L कहते हैं। ऐसा पूरा आपको क्लियर कर चुका हूँ। और फर्स्ट सेल में बताए थे कि सब सेल एक रहता है S, और सेकंड में S और P, ऐसे भी मैं बता चुका था। तो आपको बताया था कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक है। तो S में रखने के पावर भी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। P में कितना गाइज, इसमें 6 और इसमें 2, कितना हो गया, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए थर्ड सेल है, आप इसको n बराबर थर्ड मान लीजिए, ठीक है, थर्ड, इसको L से KL, इसको M से डिनोट करते हैं। इसमें फर्स्ट सेल में एक सब सेल आता है S, सेकंड सेल में 2 सब सेल आता है S और P, थर्ड में 3 गो आता है S, P और D। अब देखिए गाइज S में इलेक्ट्रॉन रखने का पावर कितना है, देखिए आप लिख देते हैं, S में इलेक्ट्रॉन को रखने का पावर 2 है, ठीक है। अच्छा, P में कितना रखने का पावर है, 6 है, ठीक है। D में इलेक्ट्रॉन रखने का पावर 10 है, और F में 14 है। हम ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा क्लियर कर चुका हूँ, अगर वीडियो आप नहीं देखें देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। देखिए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो फर्स्ट सेल के लिए आप यहाँ n जो है सेल नंबर है, आप यहाँ n 1 पुट कीजिए, फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे हैं तो आप वहाँ 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर गाइज कितना हुआ, 1 का 1, 2 के 2 तो 2 हुआ, राइट। अब सेकंड सेल के लिए निकाल रहे हैं, सेकंड सेल लिए देखिए फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, सेकंड सेल में कितना रह सकता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके लिए आप यहाँ पर सेल नंबर 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अब कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। अब थर्ड सेल के लिए अगर निकालना है आपको तो क्या करना है, 2 इंटू थर्ड सेल के लिए तो n बराबर थर्ड पुट कीजिए, थर्ड का स्क्वायर कितना हुआ, 3 3 9, ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो सेकेंड में आपका 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकेंड में 8 और थर्ड में 18। इसको बोहर-बिउरे रूल कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से पुट कर दीजिए, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड में कितना रह सकता है, थर्ड में। आप रूल से निकाल दिए कि आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मीन्स इसमें 11 को प्रोटॉन है, 11 को इलेक्ट्रॉन है, आप समझ चुके हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, तो आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आप दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आपको निकालें कि सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8, तो आप 8 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइज थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 18, लेकिन अब बता कितना है सोडियम के पास, 1 इलेक्ट्रॉन ही मात्र, तो अंतिम कोष में आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को दर्शा लिए, समझ गए ना, फिर से समझाएं क्या। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था,
हम आपको वहाँ बताएं बोहर बियूरे रूल से कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने का पावर है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट सेल में एक ठो सब सेल आता है एस, और एस को रखने का पावर कितना है 2। इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड सेल में कौन है एस और पी, ठीक है। और एस में रखने का पावर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और पी में 6, तो 2 और 6 कितना हुआ गाइस 8 हुआ। तो वही मैं सेकंड सेल में यहाँ देखिए निकाल के भी दिखाएं कि 8 इलेक्ट्रॉन रखने का पावर है। अब बताएं कि थर्ड सेल जिसको एम से डिनोट करते हैं उसमें कितना सब सेल होता है 3, एस पी और डी। अब यहाँ से आप निकालें इसका तो 3 3 जा 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन आया। आप यहाँ से भी निकाल लीजिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 कितना हुआ 8 और डी में 10, देखिए यहाँ से डी में 10 तो 18 हो गया कि नहीं। तो बोहर बियूरे रूल से भी आपको दिखा दिए, सब सेल में इलेक्ट्रॉन को रख रख के भी दिखा दिए, सेम आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए डायग्राम में कि सोडियम का जो होता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डालें, ठीक है। सेकेंड सेल में कितना रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए पहले एक एक दिए फिर इसका पेयरिंग किए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 डालें, अब कितना बच गया सोडियम के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लास्ट सेल में आया। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है गाइज, ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वह स्टेबल फील करता है, वह न्यूट्रल होता है और वह रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरह से अब नोबल गैस वाला जो ग्रुप 18 है उसमें सारे एलिमेंट के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसीलिए वह रिएक्शन नहीं करता है, जेनॉन करता है। वो बताएंगे जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो तूफानी वे में आप लोग वैलेंसी जो भी है स्ट्रक्चर फस्ट्रक्चर सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। आप ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, हजारीबाग में मेरे से विजिट कर सकते हैं, और तूफानी वे में पढ़ेंगे आपको फीलिंग नहीं होने देंगे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। गाइज आप अपना डॉट को पूरा क्लियर कीजिए, हम आपका हर डॉट को लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं बोर्ड पर अभी फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोर्ड का स्टूडेंट जो भी है चैनल पर आ जाइए, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए, हम उसी पर वीडियो अपलोड करूंगा। हमेशा मैं तूफानी वे में पढ़ाना चाहता हूं, ट्रिक्स ट्रिप्स और निमोनिक्स के माध्यम में आपका दिमाग में मैं ठूस दूंगा। देखिए तो देखिए इसका थर्ड क्या हुआ, आप यहाँ देखिए, फिर से देखिए, समझ रहे हैं ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आया, सेकंड सेल में 8, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा था थर्ड सेल में दिए। गाइज ऑक्टेट रूल कहता है कि अंतिम कोष में इसको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, इसको 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी एलिमेंट से लेना पड़ेगा। तो गाइज इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो इसका जो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और सेकेंड सेल और क्या है वैलेंस सेल में 2 रूल से इसका कंप्लीट हो रहा है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या किसी को दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले। लेकिन इसको किस चीज़ में बेनिफिट होगा, ज़्यादा मज़ा किस में आएगा, हमको जहाँ तक पता है कि आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को आराम से दे सकता है, ठीक है, और कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी को अगर कोई आपको 1 रुपया मांग रहा है, कोई आपको 100 रुपया मांग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, 100 रुपया देना पसंद करिएगा कि 1 रुपया? आप ऑफकोर्स 1 रुपया देना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि अमाउंट कम है, 1 रुपया चल गया तो फर्क भी नहीं, लेकिन 100 रुपया पर कन्फ्यूज हो जाइएगा। अच्छा चलिए, 2 दोस्त हैं, आप लोग मार्केट गए, कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, आपको मतलब 1 रुपया है आपके पास 99 रुपया है, उस चीज़ का एक लड़का जो खरीद रहा है उसको 1 रुपया अगर उसको मिल जाए, ठीक है, तो वो सामान खरीद सकता है, और एक लड़का है जिसको 99 रुपया मिले तो सामान खरीद सकता है। तो कौन हेल्प करना चाहेगा? जो कम अमाउंट है, ठीक है, 1 रुपया वाला चाहेगा 99 रुपया दे दें, ठीक है, तो 1 रुपया ये दे दिया, ठीक है, अब दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ले लिया उसके माथा पर कर्जा हो गया 1 रुपया, इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आया, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, और आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए, इसका वैलेंस शेल में गाइज 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहता है ऑक्टेट रूल कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसका वैलेंस शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे करेगा, इसका तो नहीं ना करेगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को यहाँ से दे दिया निकाल के, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब क्या हुआ कि इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और कुछ यूँ हो जाता है, इसका डायग्राम ऐसे हो जाता है। जैसे यहाँ सोडियम है, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
इस तरह से इसका अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर यह अच्छा फीलिंग करता है, इसका नीड पूरा हो गया, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्या चाहिए इसको। इस तरह से आप इस काम करता है ये, ठीक है। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन का गाइस एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। क्या करेंगे तूफानी वे में इसको 1s 2s 3s 4s, ठीक है, 2p 3p 7 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 2 2 6 गिन भी लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 12। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है गाइज, कितना बचा है 17 में। आप देखिए यहाँ इसमें स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ 6 दिए हैं, कितना हो गया 2 और 6 10 हुआ है क्या नहीं, और 2 12, ठीक है। अब कितना बचा 5। पी में रखने के पावर कितना है, कितना है 6, सही समझा आपने, 6 है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 5 तो बात है तो इसको 5 देंगे, एक नहीं कहाँ देंगे यार। 4s को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए अंतिम कोष इसका कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये तो अंदर वाला सेल है, 2 भी अंदर वाला सेल है। देखिए थर्ड जो है बाहर वाला सेल है, ठीक है। तो थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है इसका अंतिम सेल में। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में इसका कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस सेल में आ जाए तो वह स्टेबल फील करता है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, अच्छा वैलेंस सेल में इसको करने के लिए चलिए डायग्राम से भी समझाते हैं हम क्लोरीन का, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लोरीन ले लीजिए, इसका आप सर्कुलर ऑर्बिट को, सर्कुलर पाथ को इस तरह से कीजिए। आप लोग को वहाँ बहुत बुरे रूल के द्वारा बताएं कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। तो देखिए इसमें कितना है 17, तो फर्स्ट सेल में दे दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है 2 दे दीजिए। सेकेंड सेल में कितना रहना चाहता है गाइज 8, तो 8 दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और थर्ड सेल में कितना 18, लेकिन 8 और 2 10 हो चुका है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच चुका है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन को थर्ड सेल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पहले एक दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए गाइज इसको अंतिम कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में हो गया तो फिर यह मज़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, इसका नीड पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन या क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने में मज़ा आएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेने में, इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने में मज़ा नहीं आएगा जितना इसको मज़ा 1 इलेक्ट्रॉन को लेने में आएगा, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना नीड को पूरा कर ले रहा है इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है। तो चलिए क्या करता है, इसीलिए सोडियम और क्लोरीन एक साथ रहता है, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का जो नीड था सो इसको दे के पूरा करता है, ठीक है। तो इसका भी 8 हो जाता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है एक ठो, तो इसका भी 8 हो जाता है, इसलिए NaCl रहता है। मैं डिटेल से समझाऊंगा, डोंट वरी, आप कन्फ्यूज को क्रिएट कीजिए। इसीलिए जो सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11, 2 8 और 1। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। 2 8 7 2 8 7। तो अब देखिए इसका जो नीड पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देता है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम राजा बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसको पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर में 1 नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अगर आप नहीं जान रहे थे तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए आज मैं पूरा आपको डिटेल से समझा दिया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था। ठीक है गाइज, अब गाना गुनगुनाइए, पढ़िए इस तरह से। अब वीडियो को अगर नहीं नोटिस कर पाए थे तो बैक जाइए और फिर से समझिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा। अगर हम ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं तो यूट्यूब में जो होता है 3 डॉट के ऊपर वहाँ ऑप्शन रहता है, वीडियो को स्लो मौसम में आप कर लीजिए और वहाँ से आप देखिए। अगर फास्ट में बोल रहा हूँ तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो डोंट वरी, बने रहिए, आगे आपको बताते हैं। एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया ना, कि प्रोटॉन की संख्या, किसी भी आइटम में कितना प्रोटॉन की संख्या है वही उसका जो होता है आपका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर आप दिखाते हैं आपको,
ठीक है। सेकेंड आपका क्या था गाइज, मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट ए से करते हैं, ठीक है। मास नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम, ठीक है। ऑफ एन आइटम मतलब एक आइटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सम को ही मास नंबर कहते हैं किसी भी आइटम में, ठीक है। किसी भी आइटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिला के जो सम आता है वही उसका मास नंबर कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में होता है ना, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, बता चुके हैं वीडियो में कि रिवॉल्व करता रहता है, और जो अंदर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। हमको बताए थे ऑलरेडी पहले। तो देखिए, ई डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। एक आइटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं, और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है। क्या बता रहे हैं गाइज, अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ, हैंड नोटेशन दे लीजिए तो मज़ा आता है देखने में। क्या मज़ा आता है, तो प्यार है किसी और का तुझे चाह, तो ऐसा मत कीजिए, कोचिंग में आप लोग पढ़ते होंगे तो प्यार है किसी और का, ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है। किसी और का है तो अब चाहता तुम जरूर है, लेकिन उसका बॉन्ड बन चुका है, तो आप ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को आप एक्स से रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जेड और ए, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी बुक में लिखा रहता है, जेड और ए, ठीक है। इस तरह से, मैं इस तरह से लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जहाँ गाइज आपका ए जो होता है, जो आपका ऊपर में जो रहता है, एक मतलब ऊपर में, इसको कहते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और गाइस जो नीचे होता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सॉरी गाइज, स्पीड में थोड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना इसीलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जो ऊपर में रहता है गाइज, उसको जो रहता है ऊपर में वो होता है सुपर, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो रहता है ऊपर वो होता है सुपर, इसीलिए ऊपर में जो रहता है उसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और नीचे जो रहता है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। राइट, मज़ा आ गया ना। जो ऊपर में रहता है गाइज, ठीक है, जो ऊपर में रहता है, यहाँ लिख देता हूँ, जो ऊपर में रहता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, SCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो नीचे रहता है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और ऊपर में जो रहता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। आप चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो गाइज आप लोग को डिफिनेशन लिख लिए होंगे, आई होप। अगर नहीं लिखते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं, ठीक है। तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा मत कीजिए, गाना वाना है गुनगुनाइए, मजे लीजिए। ज़िंदगी लाइफ इज शॉर्ट, स्पेंड इट दैट पर्सन हु मेक्स यू हैप्पी एंड फील लव। वैसे ही आदमी के साथ आप अपना टाइम को स्पेंड कीजिए जो आपको खुशी दे सके, प्यार दे सके। ऐसा नहीं कि साला किसी से बॉन्ड बनाएं तो दिन रात डिप्रेशन में रहते, लड़ाई झगड़ा होते रहते। ऐसे आदमी से बॉन्ड बनाने से कुछ नहीं बनता है, ठीक है। आप ऐसे आदमी से बॉन्ड नहीं बनाइए, राइट। आप उसी से बॉन्ड बनाइए जो आपको प्यार, मोहब्बत, इश्क और खुशी दे सके। लाइफ इज शॉर्ट गाइज, स्पेंड इट। सोच तरीका से अपना ज़िंदगी को स्पेंड कीजिए। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बताते हैं। किसी बुक में आप लोग देखते होंगे कि एक्स यहाँ पर रहता है, जैसे 11 और ऊपर में 23, तो आप समझ नहीं पाते हैं ये क्या एलिमेंट का कहना है। कुछ वीडियो में एम से भी मैं डिनोट कर सकता हूँ, 11 और 23
इसको इस वे में भी M11 और 23, लेकिन अधिकांश जो होता है गाइज इसको हम क्या करते हैं, एक से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ ऊपर में क्या होता है, मास नंबर और नीचे क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है। अब बच्चे एटॉमिक नंबर, अब बच्चा भूल जाता है, कभी कभी मास नंबर को एटॉमिक नंबर बना देता है, कभी एटॉमिक नंबर को मास नंबर बना देता है। तो डोंट वरी, आपको पता है ना कि आप मार्केट जाते हों या फिर कोई सामान खरीदते हैं, जो भारी वाला वस्तु रहता है आप उठाते हैं, दुकान से लिए, हाथ में लिए, जो भारी रहता है वो क्या करते हैं, माथा पर ले लेते हैं। हाँ सही बात, ले लेते हैं ना, डोंट वरी। अगर आप ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कोई फैमिली मेम्बर में करती होगी, आपकी मम्मी होगी, फादर डैड, और कोई अंकल आंटी, कोई भी किसी को तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने पड़ोस वाले को भी तो देखा होगा कि जो इस भारी वाला सामान हम दुकान से लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, माथा पर ले लेते हैं, ठीक है। तो माथा पर मास वाला चीज़, भार वाला, भार माने क्या हुआ, मास मीन्स भार, जो भार वाला चीज़ ऊपर ले लेते हैं। तो आप समझ गए ना, जो ऊपर रहेगा उसको क्या कहेंगे, मास नंबर, राइट। आप बिल्कुल समझ गए, वाह, आप कितना इंटेलिजेंट है। देखिए ऊपर में आपका मास नंबर होता है, ठीक है। जो भार वाला चीज़ रहता है, आप दुकान से सामान लिए, आपको क्या हुआ, भारी लग रहा था, भार वाला चीज़ को आप क्या किए, मास पर, माथा पर ले लिए, ऊपर ले लिए। माथा पर कहने का मतलब ऊपर ले लिए। जो तो अब इस एग्जांपल से समझ लीजिए कि जो ऊपर में रहता है उसको भार वाला चीज़ रहता है तो मास होता है, तो मास नंबर ऊपर में रहता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप एलिमेंट लिख दीजिए, जैसे आप क्लोरीन का रहेगा इस तरह से 1735.5। तो आप क्या समझ जाइएगा कि नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर है, नीचे वाला क्या है गाइज, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या है, मास नंबर। ऊपर क्या है, मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऊपर में जो रहता है उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, SCRIPT, सुपरस्क्रिप्ट भी कहते हैं। नीचे जो रहता है उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह से आप डिनोट कर लीजिए। कोई भी आप एलिमेंट को ले लीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 इस तरह भी लिखा रहता है, इस तरह रहता है, 1 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आपका नीचे है एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर, एग्जाम्पल से समझा चुका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अरे बता दिए कि मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन करके जो मिलता है वही मास नंबर होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। किसी आइटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम करके जो रिजल्ट हमको मिलता है वही मास नंबर होता है, समझ गया ना। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा इजी में, तूफानी में मैं आपको समझाया हूँ। और जो गाइज ऑफलाइन में तो और हम एक हंसी मजाक और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं, जब बच्चे हमारे साथ होते हैं ना तो वो भी कुछ बोलते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पूरा तूफानी हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आप भी पढ़ना चाहते हैं, अगर हिस्ट्री में आप केमिस्ट्री को केमिस्ट्री मत रहने दीजिए, आपको हिस्ट्री जैसा पढ़ाएंगे, पूरा लगेगा यार कहानी पढ़ रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि साल हम साइंस पढ़ रहे हैं कि आर्ट्स का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए हैं, एटॉमिक नंबर पूरा क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। मास नंबर भी आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया है, और गाइज आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को भी पूरी तरीके से क्लियर कर दिए। तो चलिए आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं रखता हूँ। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऑफलाइन में अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हजारीबाग के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड के स्टूडेंट को 11th 12th एक भी रिएक्शन में नहीं रटवाता हूँ, पूरा जितना हो सके ईजी वे में उसको डिफिनेशन देता हूँ, समझाता हूँ कूट के, जिस तरह से अभी समझाया ना उसी तरह से समझाता हूँ। बच्चे का डॉट और बच्चे का डिफिनेशन क्लासरूम में ही क्लियर कर देता हूँ, और रूम में जाके सिर्फ वह बुक को NCERT बुक खोलता है या कोई भी कंपटीशन का बुक खोलता है, सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए देखता है, हम रेडी कर देते हैं उसको, क्लास में ही पूरा डिफिनेशन को याद करवाता हूँ, रटवाता हूँ, कुछ भी नहीं गाइस। तो आप भी पढ़ना चाहते हैं तो डोंट वरी, ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इन स्क्रीन, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपका आज की कड़ी मेहनत ही आपकी भविष्य को डिसाइड कर सकती है, मीन्स आप आज को कुर्बान करके अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आप अपने भविष्य को कुर्बान कीजिए और भविष्य का निर्माण कीजिए। ऑडियो वीडियो तो ज़िंदगी भर देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का वक्त हमेशा नहीं आता, इसलिए मन से पढ़िए।
अपने सपना कीजिए, पढ़ाई करके अपने माँ बाप का सपना कीजिए, नौकरी लीजिए, ऐश मौज की ज़िंदगी बिताइए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं स्टॉप। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जो बच्चे को शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में और हल्ला मचा दीजिए कि तूफानी वे में पढ़ सकते हैं आप, डोंट वरी। चलिए तब तक के लिए